नंदपुर एक बहुत ही छोटा और सुंदर गांव था। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें आर्यन अपनी माँ के साथ रहता था। शाम ढलने को थी और आसमान में लाली छा गई थी। घर के कोने में रखे मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी माँ की आंखों में गहरा अंधकार और चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, आज का खाना कैसे बनेगा? घर में तो एक दाना भी नहीं बचा है और कल से चूल्हा भी नहीं जला है। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? माँ, हिम्मत मत हारो। पापा का हौसला मेरे साथ है। तुम चिंता मत करो। मैं अभी ढाबे पर जाकर शाम तक कुछ पैसे कमा लाता हूँ, जिससे आज का खाना बन जाएगा। मैं अभी वापस आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। भगवान तुम्हारे साथ है। बस जल्दी लौट आना। मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। आर्यन फिर ढाबे जाने के लिए निकल जाता है। आर्यन दौड़ते हुए गांव के उस व्यस्त ढाबे पर पहुंचा, जहां धूल और धुएं के बीच लोग खाना खा रहे थे। उसने बिना एक पल गवाए अपना काम शुरू कर दिया। आर्यन ने भारी भारी जूठे बर्तन साफ किए और ग्राहकों को गर्म रोटियां परोसीं। पसीने से भीगा हुआ आर्यन ढाबे के मालिक के पास गया। साहब, मैंने आज के सभी बर्तन और टेबल साफ कर दिए हैं। आप बताइए कि अब मुझे और क्या काम करना है ताकि मुझे शाम के पैसे मिल सके। अच्छा, बर्तन साफ कर लिए? ठीक है। अब बाहर रखी कोयले की बोरियां गोदाम में रख दें और ग्राहकों को पानी पिला। शाम को तेरी दिहाड़ी मिल जाएगी, लेकिन काम में ढिलाई मत दिखाना, समझ गया? जी साहब, मैं अभी सारी बोरियां गोदाम में रख देता हूँ और ग्राहकों का भी पूरा ध्यान रखूंगा। काम में कोई ढिलाई नहीं होगी। बस आप मुझे मेरे पैसे एडवांस ही दे देना। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, पहले जा और अपना काम कर। पैसे शाम को काम पूरा होने के बाद ही मिलेंगे, कोई एडवांस नहीं मिलेगा। चल, अब ज्यादा बात मत बना और काम पर लग जा। ठीक है साहब, ठीक है। मैं अभी अपना काम करता हूँ। यह सुनकर आर्यन बिना कोई बहस किए तुरंत भारी बोरियां उठाने लगा। पसीने और कालिक से सने होने के बावजूद उसने पूरी लगन से अपना काम जारी रखा, ताकि शाम को पैसे मिल सके और घर पर चूल्हा जल सके। काम करते करते शाम हो जाती है। आर्यन फिर अपनी पगार लेने ढाबे के मालिक के पास जाता है। साहब, शाम हो गई है और मैंने अपना सारा काम पूरा कर दिया है। क्या अब आप मुझे मेरी आज की दिहाड़ी के पैसे दे देंगे? माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। फिर मालिक ने आर्यन को उसके काम के पैसे दे दिए। ये लो, ये रहे तेरे आज के पैसे। तूने मेहनत अच्छी की है। अब कल भी समय पर आ जाना, समझे? आर्यन खुशी खुशी पैसे लेकर बाजार गया और घर के लिए ताजी सब्जियां खरीदीं। उसकी मेहनत रंग लाई थी और अब वह घर पर चूल्हा जलाने का इंतजाम कर चुका था। आर्यन सब्जियां लेकर जैसे ही घर की तरफ जाने लगा, तभी अचानक रास्ते में गांव के जमींदार और उनके मुंशी ने उसे घेर लिया। जमींदार ने गुस्से भरी आंखों से उसे देखा और उसका रास्ता रोक दिया। ओए आर्यन, रुक जा। तेरे बाप ने जो मुझसे कर्ज लिया था उसका क्या होगा? वो तो कर्ज चुकाए बिना ही इस दुनिया से चला गया। अब उसका कर्ज तुझे ही चुकाना होगा। आज जो तूने मेहनत करके पैसे कमाए हैं वो सब मुझे दे दे। चल, निकाल अपनी जेब से पैसे। मालिक, मैंने उन पैसों की तो घर के लिए सब्जियां ले ली हैं। मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं बचा है। मेरी माँ और घर पर सब भूखे हैं। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे जाने दें। दया की बात मत कर आर्यन। तेरे बाप ने जो कर्ज लिया था वो बिना चुकाए ही मर गया। अब ये कर्ज तुझे ही चुकाना होगा। अपनी आज की कमाई मुझे दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। जमींदार के आदमियों ने उसकी एक नहीं सुनी और सारी सब्जियां और सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया। जब जमींदार को एक भी पैसा नहीं मिला तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। मालिक, इसके पास एक भी पैसा नहीं है। हमने इसकी पूरी तलाशी ली और सारा सामान भी फेंक दिया, लेकिन इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं निकली। अब बताइए, आगे क्या करना है? चल छोड़, तेरा बाप तो कर्ज उतार नहीं पाया। अब तू ही बता आर्यन, तू कब तक अपने बाप का कर्ज चुकाएगा? अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो तैयार हो जा। अब तुझे मेरे यहाँ काम करके पाई पाई का हिसाब चुकाना होगा। क्या कहता है? नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत बोलिए। मुझ पर थोड़ी दया कीजिए और मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपके पैसे चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस मुझे थोड़ा समय और चाहिए। चल ठीक है, जा। तुझे मोहलत दी, लेकिन याद रखना
1-2 महीने के अंदर अगर मेरे पैसे वापस नहीं आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहां से निकल। जमींदार साहब ने आर्यन को जाने दिया। आर्यन ने फिर बची हुई सारी सब्जियां उठाईं और उन्हें लेकर घर आ गया। आर्यन फिर अपने घर पहुंच गया। फिर आर्यन चुपचाप घर के बाहर ही बैठ गया। आर्यन की ऐसी गहरी चुप्पी देखकर माँ के दिल में हलचल मच गई। उसका कलेजा कांप उठा और उसे समझते देर न लगी कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। क्या बात है बेटा, तू ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है? बाजार में क्या हुआ? तेरी ये हालत देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। सच सच बता, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस आज बाजार में थोड़ी ज्यादा भागदौड़ हो गई। धूप और काम के बोझ की वजह से थोड़ा थक गया हूँ, बस और कुछ नहीं। बेटा तू मुझसे झूठ मत बोल। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा चेहरा पढ़ सकती हूँ। तेरी आंखों का ये डर और उदासी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। जरूर कोई न कोई बड़ी बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है। सच सच बता बेटा। माँ, मैं रास्ते में जमींदार और उसके आदमी मिल गए थे और उन्होंने पिताजी के कर्ज की बात निकाली और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने हमें 1-2 महीने का समय दिया है, लेकिन हम इतने पैसे इतने कम समय में कैसे चुकाएंगे माँ? तू हिम्मत मत हार बेटा। अगर जमींदार ने समय दिया है तो हम मिलकर कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तू अकेला इस बोझ तले नहीं दबेगा। मैं भी तेरे साथ हूँ। अब उठ, मुंह धो ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अब मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। हम दोनों मिलकर इस कर्ज को चुका देंगे और इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। आप चलिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। फिर माँ ने खाना बनाकर परोस दिया और आर्यन ने हाथ पैर धोकर खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। आर्यन हर रोज की तरह ढाबे पर जाता और जो भी कमाई होती उसे अपनी माँ को लाकर दे देता था। एक दिन जब वह ग्राहकों को गर्म चाय और पानी परोस रहा था, तभी उसके मन में घर की चिंता और जमींदार के डर ने उसे विचलित कर दिया। इसी घबराहट में उसके हाथ से कांच का एक भारी गिलास फिसल गया और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। गिलास टूटने की आवाज सुनकर ढाबे का मालिक गुस्से में लाल हो गया। निकल जा यहाँ से। रोज रोज का तुम्हारा यह नुकसान मुझसे नहीं सहा जाता। आज तूने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, कल को कुछ और तोड़ेगा। आज के बाद इस ढाबे पर तेरी कोई जगह नहीं है। चल दफा हो जा यहाँ से। मालिक, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे सिर पर उस जमींदार का कितना बड़ा कर्ज है। अगर मेरी दिहाड़ी भी बंद हो गई तो मेरी माँ और घर का क्या होगा? हम इतने कम समय में उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे? मुझे तुम्हारी माँ और उस कर्ज की कोई परवाह नहीं है। ये कोई दानशाला नहीं है जहां मैं तुम्हारे नुकसान झेलता रहूं। एक तो कांच का महंगा गिलास तोड़ दिया, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहे हो। मैंने कह दिया मतलबा कह दिया। तुम आज से इस ढाबे पर काम नहीं करोगे। आर्यन गिड़गिड़ाता रह जाता है, लेकिन मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। आर्यन खाली हाथ और उदास मन से घर लौटा। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि कैसे उसे ढाबे से निकाल दिया गया। यह सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे बेटा? एक तो जमींदार का कर्ज और ऊपर से तेरी नौकरी भी छूट गई। घर कैसे चलेगा और उस दरिंदे को हम क्या जवाब देंगे? ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। माँ, अब मेरी भी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी है। मैंने ढाबे वाले के सामने बहुत हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। यह खबर उस जमींदार साहब को पता चलती है कि आर्यन को अब ढाबे से निकाल दिया गया है। वाह वाह, क्या खबर लाए हो मुंशी जी? उस लड़के को ढाबे से भी निकाल दिया। बहुत बढ़िया। अब चुकाएगा वो मेरा कर्ज। अब ज्यादा इंतजार नहीं।
मेरे आदमियों को भेजो और उसे आखिरी चेतावनी दो। कल सुबह तक या तो पूरा पैसा चुका दे या फिर अपनी माँ के साथ हमारे सामने भीख मांगने को तैयार रहे। अब या तो पैसे या उनका घर। जी सरकार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी के अभी अपने आदमियों को वहां भेज देता हूं। अब उस लड़के को और कोई मोहलत देने की जरूरत नहीं है। फिर मुंशी ने 2 गुंडों को आर्यन के घर उसको धमकाने के लिए भेज दिया। फिर ये गुंडे आर्यन के घर पहुंचे और आर्यन और उसकी माँ वहीं बैठे रो रहे थे। ओए आर्यन, बहुत कर ली तूने ये नौटंकी। बहुत रो लिए, अब ये नौटंकी बंद कर। जमींदार साहब ने अपना आखिरी पैगाम भेजा है। या तो कल सुबह तक सारा कर्ज चुका दे या फिर ये घर खाली करने के लिए तैयार हो जा। अगर कल सूरज निकलने से पहले पैसा हाथ में नहीं आया तो तुम्हारी इस रोती हुई मां को भी घर से बाहर घसीटकर फेंक देंगे। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, समझ गए? लेकिन जमींदार साहब ने तो खुद कहा था कि हमारे पास 2 महीने का वक्त है। अभी तो पूरा समय भी नहीं बीता है। हम इतने कम दिनों में इतना बड़ा कर्ज कहां से लाएंगे? थोड़ी तो मोहलत दीजिए। हमें उन पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है। हमें जो जमींदार साहब ने कहा है हम बस वही करने आए हैं। उन्होंने हमें सिर्फ ये पैगाम देने के लिए भेजा है। अगर कल सुबह तक पैसे नहीं मिले तो जमींदार साहब खुद यहां आएंगे और फिर तुम तो जानते ही हो कि आगे क्या होगा। भैया, जमींदार साहब से कहना कि हम पर थोड़ी दया करें। हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तो पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। थोड़ा और वक्त दे दें, वरना हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान के लिए हम पर तरस खाओ। हाँ साहब, कृपया कीजिए हम पर मालिक। थोड़ा रहम खाइए, हमारी मजबूरी को समझिए। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। इस समय हमारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, जमींदार साहब से विनती करके हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके उनका 1-1 रुपया लौटा दूंगा। भगवान के लिए हमारे सिर से छत मत ना। इतनी बातें करके वे गुंडे वहां से चले जाते हैं। गुंडों के जाने के बाद आर्यन और उसकी माँ सहमे हुए कदमों से घर के अंदर जाते हैं। माँ की हालत बेचैनी और सदमे के कारण लगातार बिगड़ती जा रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? बेटा, कल अगर वो लोग आ गए तो हमें इस घर से निकाल देंगे। मेरे तो सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आर्यन, मुझसे अब ये डर और बेबसी सहन नहीं हो रही। माँ, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। तुम प्लीज हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना। तुम घबराओ मत, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। धीरे धीरे शाम ढल चुकी थी और रात अपना घना अंधेरा फैलाने लगी थी। आर्यन घर के बाहर उदास और गुमसुम बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का एक तूफान चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। अगले दिन सुबह सुबह जमींदार और उनके गुंडे आर्यन के घर पर आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अबे ओ बुढ़िया, बाहर निकल। कहाँ दुम दबा कर बैठी है? और कहाँ गया वो तेरा नालायक बेटा? बाहर निकल, वरना मेरे गुंडे अंदर घुसकर तुझे और तेरा ये सारा सामान बाहर फेंक देंगे। सुन बेटा, ये ले, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है। ये सोने की अंगूठी जाकर उस जमींदार को दे दे और बोल कि जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उन्हें हम 1 महीने में चुका देंगे। आर्यन फिर वैसा ही करता है। वह उस अंगूठी को लेकर जाता है और जमींदार को दे देता है। जमींदार फिर यह सोने की अंगूठी लेकर खुश हो जाता है। जमींदार साहब, ये लीजिए। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी सोने की अंगूठी है। इसे आप रख लीजिए और आपसे विनती है कि जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उन्हें चुकाने के लिए हमें बस 1 महीने का समय और दे दीजिए। मैं 1 महीने के अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। हा हा हा, चलो कुछ तो अकलाई तुम्हें। ऐसी बात है तो ठीक है, 1 महीने का वेआत और दिया। लेकिन याद रखना, अगर इस 1 महीने में पूरे पैसे नहीं मिले
तो इस अंगूठी को भूल जाना और अपना ये घर भी खाली कर देना। फिर सारे लोग वहां से चले जाते हैं। आर्यन के दिल में अब दुहक का भंडार बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। यह सोचते सोचते वह जंगल की ओर चला जाता है। मैं कैसा बेटा हूं? घर का जवान बेटा कहलाता हूं, लेकिन अपने पापा की आखिरी निशानी तक को नहीं बचा पाया। माँ ने कितनी उम्मीद से अपने सुहाग की वो निशानी मेरे हाथों में दी थी और मैंने उसे जमींदार के कदमों में रख दिया। मुझे अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे तो मर जाना चाहिए। आर्यन फिर एक तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया। माँ, अपना बहुत ख्याल रखना और हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ। मैं सच में एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के बजाय मैंने तुम्हें और दुखी किया। पापा के जाने के बाद मैंने तुमसे वादा किया था कि इस घर और परिवार को किसी भी आंच नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं तो खुद को ही हरा हुआ महसूस कर रहा हूं। अब मुझसे तुम्हारी ये लाचारी और बेबसी नहीं देखी जाती, इसलिए मैं जा रहा हूं माँ। आर्यन फिर जैसे ही उस तालाब में कूदने के लिए झुका कि वहां एक दिव्य शक्ति प्रकट हो गई। ठहर जा आर्यन, रुक जा। कौन है यहाँ? मैं पहले ही बहुत लाचार हूं, अब मुझे क्यों रोक रही है? मैं वही शक्ति हूं जो तुझे सही राह दिखाती है। आर्यन, आत्महत्या कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। बेटा, तू एक बहादुर और समझदार लड़का है। क्या तू इस तरह कायरों की तरह अपनी जान दे देगा? उस माँ का क्या होगा जो घर में सिर्फ तेरी राह देख रही है? मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे सही राह दिखा दी। मैं अब कभी हार नहीं मानूंगा। आर्यन, ये ले। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक जादुई हीरा है। इसे ले जा और अपने खेत में रख देना। उसके बाद जो भी फसल या पैदावार तू सोचकर इस खेत में बोएगा और इस जादुई हीरे को वहां रखेगा, वह केवल 1 सप्ताह के अंदर ही लहलहा उठेगी और पूरी तरह से फल फूल जाएगी। या हे देवी, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं वह कम है। मेरे पास शब्द नहीं है जो आपकी इस असीम कृपा को बयां कर सकें। आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई है, बल्कि मुझे और मेरी माँ को एक नया जीवन दिया है। आर्यन वह जादुई हीरा लेकर सीधे अपने छोटे से खेत में पहुंचा। वहां उसने काजू सोचकर उन्हें बो दिया और उस हीरे को भी उसी खेत में रख दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और पूरा 1 सप्ताह बीत चुका था। आर्यन जब खेत पहुंचा तो उसके होश उड़े के उड़े रह गए। खेत पूरे काजू के पेड़ों से भर चुका था और वहां हर पेड़ पर 5 किलो से कम काजू नहीं थे। आर्यन बिना एक भी पल गवाए काजू की भारी बोरियों को लेकर सीधे बाजार के सबसे बड़े ड्राई फ्रूट व्यापारी की दुकान पर पहुंचता है। डीलर हैरान होकर इतनी बेहतरीन क्वालिटी के काजू को देखता है। अरे बेटा, मैंने अपने इतने सालों के व्यापार में ऐसे काजू कभी नहीं देखे। इतने बड़े और एक समान दाने। ये तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। कहाँ से लाए हो इतनी शानदार फसल? ये बस ऊपर वाले की देन है सेठ जी। आर्यन फिर सारे काजू बेचकर मिले पैसों को लेकर जमींदार साहब के घर पहुंचा। ये लीजिए आपका पूरा कर्ज और ब्याज की रकम। इसे अच्छी तरह गिन लीजिए। अब मैं अपना कर्ज चुका चुका हूँ, इसलिए मेरे पापा की वो आखिरी निशानी, वो मुझे वापस चाहिए। अरे मुंशी जी, जरा इन पैसों को गिनो तो, पूरे पैसे हैं या नहीं? कहीं ये हमें कोई झूठी गिनती या कम पैसे तो नहीं दे रहा? मुंशी फिर सारे पैसे गिनने लगता है। मालिक, पैसे तो पूरे हैं। फिर आर्यन वह अंगूठी लेकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर आर्यन ने वह अंगूठी माँ के हाथ में रख दी और सारी बातें बताने लगा कि कैसे उस देवी ने उसकी मदद की। फिर उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस देवी को धन्यवाद दिया। फिर आर्यन ने घर में वे सारी चीजें ला दी और फिर वे दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।